Hello everyone. Let's we start our topic. The torque on a current carrying loop placed inside a magnetic field. देखिए अभी आपने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि यदि आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो वो एक फोर्स फील करेगा, पढ़ा था। अब यदि हम कंडक्टर को डिफरेंट डिफरेंट शेप में उसका मैकेनिकल यूटिलाइजेशन के लिए, फिजिकल यूटिलाइजेशन के लिए कोई नया एक सिस्टम बनावें, क्या हम उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसी चीज़ को देखने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास वायर है, जो हमारे पास कंडक्टर है, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उस फोर्स का, क्या वो हमारे किसी काम का है या नहीं है, ठीक है ना। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली हमने जब इसके एप्लीकेशंस के बारे में ट्राई किया तो हमने देखा या ट्राई किया, आपको अगर एक चीज़ का आइडिया मिल गया एक बार कि एक कंडक्टर के ऊपर इस तरह का फोर्स लगेगा तो आप इजीली देख सकते हैं। यदि हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर एक लूप होगा, बेसिकली ज़रूरी नहीं कि रेक्टेंगुलर ही हो तो ही ऐसा हो, पर रेक्टेंगुलर से हम उस ऐसा लेने का कारण क्या है कि रेक्टेंगुलर शेप के अंदर जो फोर्स है, ओवरऑल फोर्स है, जो नेट फोर्स है वो जीरो होगा, जबकि अदर शेप के साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कुछ रिजल्टेंट फोर्स मिल जाए, ठीक है। तो वो शेप जो सिंपलेस्ट फॉर्म है तो वो हमने लिया लूप, रेक्टेंगुलर लूप। इफ़ वी हैव एन रेक्टेंगुलर लूप who have a current is placed in a magnetic field, then the net force feel by the loop is, अभी देखो से इससे पिछले जब क्लास चली थी उसके अंदर भी हमने लूप के ऊपर बात किया था कि जो लूप होगा यदि हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा, तो कितना होगा वो सीधा करके ही देख लेते हैं। वैसे तो हम बोल सकते हैं टोटल फोर्स जीरो होगा, क्यों जीरो होगा उसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो लेट्स वी हैव एन रेक्टेंगुलर लूप। अब यदि हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है, उसके अंदर कोई करंट का डायरेक्शन भी होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। लेट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। लूप के अंदर जो करंट का डायरेक्शन वो एंटी क्लॉकवाइज है। यदि आप ध्यान से देखेंगे जब लूप के ऊपर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, जिस तरफ से भी आप लूप को देख रहे होंगे उस तरफ से जो करंट का डायरेक्शन होगा उसी की डायरेक्शन में यदि अपने फिंगर्स को आप रोटेट करेंगे, अगर आप एक तरफ से देखेंगे तो आपको डायरेक्शन कुछ और दिखाई देगा, दूसरी तरफ से देखेंगे तो डायरेक्शन कुछ और दिखाई देगा, ठीक है। यदि आप अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ लूप। तो जो लूप का एरिया वेक्टर होगा वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट पे, कि आप करंट का डायरेक्शन क्या लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आसान तरीके याद रख सकते हैं आप इसको ईजिली। तो हमने मान लिया हमारे पास ये एक लूप है जिसकी लेंथ L है, विड्थ W है, ठीक है, और उसके अंदर जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अगर आप अब इसको ध्यान से देखें तो जो हॉरिजेंटल सेगमेंट्स हैं यानी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, उन पे टोटल फोर्स कितना होगा, आपने पढ़ा था ना कि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के बाद जो फोर्स फील होगा किसी भी कंडक्टर के द्वारा वो कितना होगा, द फोर्स फील बाय एन कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर विच प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय आई बी एल साइन थीटा, कुछ पढ़ा था ऐसा, I current, B magnetic field, L the length of conductor, sin theta the angle between the direction of current and magnetic field, डायरेक्शन करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल था उसका साइन थीटा। यदि आप इस हॉरिजॉन्टल सेगमेंट को देखें तो अपर सेगमेंट में जो एंगल है वो 180 है और जो लोअर सेगमेंट है उसमें जो एंगल है वो कितना है, लोअर सेगमेंट में 0 है। अगर आप देखेंगे साइन 0 की वैल्यू 180 की वैल्यू तो आप दोनों कंडीशन में देखेंगे वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। सो द टोटल फोर्स ऑन द अपर पोर्शन एंड द लोअर पोर्शन, अपर एंड लोअर हॉरिजॉन्टल पोर्शंस इज 0, ओके, बट द वर्टिकल पोर्शन, वर्टिकल सेगमेंट्स
तो वर्टिकल सेगमेंट्स में क्या है, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में। यदि आप लेफ्ट हैंड साइड के लिए देखें, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउनवर्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज टू ईस्ट या टूवर्ड द योर राइट हैंड। देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स I cross B, you know the method how to find the direction of force. It is from I cross B या DL cross B। IDL से क्या पता लगा था आपको, लाइन से वो करंट एलिमेंट के बारे में। तो करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आप फिंगर रोटेट करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको पता लग जाएगा। तो द फोर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सेगमेंट इज अपवर्ड एंड एट द राइट हैंड साइड सेगमेंट इज डाउनवर्ड। अगर आप ध्यान से देखें इस पूरे लूप पे टोटल फोर्स कितना है भाई, अगर लूप पे टोटल फोर्स की बात कर जाए, एक अपवर्ड फोर्स एक डाउनवर्ड फोर्स, अपर दो सेगमेंट्स पे कोई फोर्स नहीं, टोटल फोर्स जीरो। द नेट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग लूप इज जीरो। इस पूरे करंट कैरिंग लूप के अंदर जो टोटल फोर्स है वो कितना है, जीरो है। अगर किसी भी बॉडी पे टोटल फोर्स जीरो है तो वो कोई लीनियर मोशन नहीं कर पाएगा। पर वो कोई भी मोशन नहीं कर पाएगा ये नहीं है, हाँ वो लीनियर मोशन नहीं कर पाएगा, पर वो क्या कर सकता है कि जो ये फोर्स लगा ये उसको क्या कर सकता है, एक फोर्स एक तरफ पुश कर रहा, दूसरा फोर्स दूसरी तरफ पुश कर रहा, तो वो क्या होगा, अपने मिडिल सेक्शन के अराउंड रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इफ द नेट फोर्स ऑन एनी बॉडी इज जीरो बट द लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट, देन इट प्रोड्यूस एन रोटेशनल इफेक्ट। ये आपने 11th में पढ़ाई है। तो यहाँ भी क्या होगा, एक रोटेशनल इफेक्ट होगा। जो रोटेशनल इफेक्ट है वो इस कॉइल को क्या करेगा, एक एक्सिस के अराउंड घुमाने की कोशिश करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आप फोर्स की वैल्यू आपको पता ही है, निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं। कैसे लिखेंगे, IBL sin 90, दोनों सेगमेंट्स के लिए आप निकाल सकते हैं इजीली। दोनों में एंगल कितना है 90, तो 90 के लिए निकाल देंगे तो फोर्स कितना होगा IBL। अब हमारे पास फोर्स भी है, अब हमारे पास टोटल फोर्स है इसके अंदर कि एक सेगमेंट पे कितना फोर्स, दूसरे सेगमेंट पे कितना फोर्स है, और हमें टॉर्क निकालना। तो टॉर्क निकालने के लिए आप तो या तो कपल फॉर्म लगा सकते हैं। कपल भी कैसे बनाया गया था, वो सेम टॉर्क से ही बनाया गया था। हमने क्या करा था, एक्सिस तक के जो स्पेस था उसको कट कर दिया था दो पार्ट्स में, और एक के लिए फिर फोर्स इनटू रेडियस, मोर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्सिस। ठीक है, तो उसके हेल्प से ही कपल के लिए हमने एक फॉर्मूला जनरेट करा था। क्या करा था, इफ़ द फोर्स इज सेम देन पुट वन फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ पैरेलल फोर्सेस। कोई भी एक फोर्स लीजिए और पैरेलल फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस। पर यदि ऐसा ना हो कि किसी जगह फोर्स डिफरेंट हो तो भी आप टॉर्क निकाल सकते हैं। पर ऐसे में क्या होगा, यदि दोनों सेगमेंट्स पर फोर्स डिफरेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे मैं वैसे नॉर्मली बता रहा, तो क्या होगा, बॉडी रोटेशन के साथ साथ लीनियर मोशन भी कर रही है, यानी घूमते हुए आगे चल रही होगी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यदि अब हम इसको क्या करें, ऊपर की तरफ से देखें, समझ रहे ना, और पूरा का पूरा जो ये आपको लूप दिखाई दे रहा है, इसे हम बिल्कुल ऊपर की तरफ से देखें, जो अपर हॉरिजॉन्टल जो सेगमेंट है वहाँ से देखें, उसके ऊपर से देखें तो कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा कि एक तरफ करंट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड आ रहा है। जो राइट हैंड साइड थी उसमें करंट अपवर्ड जा रहा था, जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसमें डाउनवर्ड जा रहा था। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एंड क्रॉस। एंड द फोर्स क्या था, यदि आप पिछले इस फिगर में ध्यान से देखें तो फोर्स एक था अपवर्ड एक डाउनवर्ड। यदि हम ऊपर से देख रहे होंगे तो कैसा दिखाई दे रहा होगा, समझ रहे हैं ना, वो प्लेन के अपवर्ड डाउनवर्ड था। आप कैसे दिखाई दे रहा होगा, एक नॉर्थ डायरेक्शन में और एक साउथ डायरेक्शन में, इस तरह, यानी अब इन द प्लेन दिखाई दे रहा होगा। पहले वो अपवर्ड द प्लेन डाउनवर्ड द प्लेन दिखाई दे रहा था, पर वो क्या दिखा रहा होगा, अब इन द प्लेन दिखाई दे रहा होगा, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बिल्कुल सेंटर पे है लूप के। यदि लूप के सेंटर पे है तो हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं टॉर्क ड्यू टू ईच फोर्स। तो पहले फोर्स या दूसरे फोर्स के लिए निकालने के लिए यदि हम बीच में से एक्सिस पास करेंगे, द डिस्टेंस बिकम्स हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ कोयल या लूप। जो लूप है या ये कोयल है आपका, बेसिकली इसे लूप ही बोलना सही रहेगा, क्योंकि कोयल में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो जाएंगे।
ठीक है, बेसिकली लूप ही है, इसके हेल्प से हम कोयल तक जा सकते हैं। ठीक है, तो एक जो हमारे पास रेक्टेंगुलर लूप है उसके लिए यदि हम निकालेंगे टॉर्क ड्यू टू द फोर्स ऑफ लेफ्ट साइड ड्यू टू द फोर्स ऑफ राइट साइड, तो कितना होगा? टॉर्क निकालना आपने सीखा आर क्रॉस एफ करोगे तो एंगल तो 90 है, तो आप इसकी हेल्प से निकाल दिया आपने टॉर्क ऑन द लेफ्ट साइड, टॉर्क ऑन द राइट साइड। आपने एक चीज़ तो देखा होगा, द टोटल टॉर्क इज इक्वल टू समेशन ऑफ द टॉर्क ऑफ बोथ। तो टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा? इनका सम हो जाएगा, और ये जो सम होगा वो किसके इक्वल आया? WILB। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें W इंटू एल क्या है? W क्या है? विड्थ, L क्या है? लेंथ। W इंटू एल क्या है? एरिया ऑफ द लूप। सो वी कैन राइट टॉर्क नेट इज इक्वल टू IAB, where I is the current, A is the area and B is the magnetic field। समझ पा रहे हैं? अभी तक की बात थी जब बिल्कुल जो लूप है हमारा वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड था, यानी लूप का प्लेन जो था वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल था और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था। दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम टॉर्क फील बाय द लूप। जब इस कंडीशन में कभी भी आपके पास लूप होगा तो मैक्सिमम टॉर्क फील कर रहा होगा। ठीक है ना, इसलिए आपने देखा होगा जो मोटर की जो कोयल तैयार करें उसके अंदर हम इस तरह सारे के सारे लूप्स को रखें कि कोई ना कोई परपेंडिकुलर होगा ही होगा आपके मैग्नेट के, और जब जो मैग्नेटिक फील्ड के जब परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम टॉर्क हर वक्त फील करता रहेगा। देखा होगा आपने, थोड़ा कर्व्ड शेप में रखे हैं हम इसलिए, जिससे कि हर बार टेंजेंशियल क्या बोला रेडियल फॉर्म में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलता रहे और ऑलवेज परपेंडिकुलर हो किसी ना किसी लूप के। ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए हम इस तरह की जो उसकी आर्मेचर है उसको डिज़ाइन करें। ठीक है, तो ये लीजिए, यदि वो क्या हुआ, इस टॉर्क के कारण वो थोड़ा सा रोटेट हुआ, अब इस पर टॉर्क लगा तो रोटेट तो होना ही था, तो किसी टाइम टी में वो थोड़ा सा एंगल थीटा रोटेट हो गया। अगर आपने देखा कि टाइम टी के अंदर वो एंगल थीटा क्या हो गया? रोटेट हो गया, तो क्या होगा? देखिए, यदि हम देखें तो ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। तो वो टाइम, एक स्मॉल टाइम में वो क्या हुआ? थीटा एंगल रोटेट हो गया। जैसे ही वो रोटेट हुआ, क्या अब भी लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या वो अब भी 90 है? वो अब भी W है, यानी विड्थ है। एक बार ध्यान से देखिए, क्या लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो अब भी W है या नहीं है? अब देखिए आप, एक लाइन ऑफ एक्शन ये होगी, एक लाइन ऑफ एक्शन ये होगी, देखना ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ना कि ये W है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या ये दोनों सेम है आपस में? ये आपस में सेम नहीं है, और सेम नहीं है तो अब क्या करेंगे हम? फिर टॉर्क वाला फार्मूला लगाएंगे, वो तो हमारे पास है ही। ठीक है, तो हम फिर चलेंगे अपने टॉर्क वाले फार्मूले पे। तो चलिए, टॉर्क ऑन द राइट हैंड सेगमेंट, टॉर्क ऑन द लेफ्ट हैंड सेगमेंट। तो अब आपको चाहिएगा क्या? यदि आपको सेगमेंट्स पे क्या निकालना? टॉर्क निकालना, तो आप क्या करें? लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्सिस, रोटेशन एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है भाई? बताइए, वो क्या है? ये। ठीक है, तो यहाँ तक का जो ये पोर्शन है ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जैसे इधर निकाल लोगे तो यहाँ से ऐसे करके देख लो, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अब ये वैल्यू तो है W/2, आपके पास ये वैल्यू है W/2, ये एंगल है कितना? थीटा। तो क्या ये निकाला जा सके ईजीली? ठीक है, तो इसके हेल्प से यदि हम निकाल लेंगे तो यह वैल्यू किसके इक्वल होगी? ये आपके पास एंगल है, एंगल के सामने क्या होगा? एक सेकेंड, और मुझे एक बार आपको एंगल एग्जैक्टली बता देना होगा। सॉरी, वी डन एन मिस्टेक इन कंसिडरिंग द थीटा। बेसिकली थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। यही एक प्रॉब्लम हुई जिसके कारण वहाँ थीटा लिख पाए, वो गलत हो गया। ऐसा नहीं होगा कि जो एरिया होगा ना वो क्या होगा? एरिया वेक्टर
और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होगा, यानी कि एंगल ये होगा आपका थीटा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो इसके हेल्प से हम एंगल्स को डिफाइन करेंगे और उसी की हेल्प से हम निकाल लेंगे द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एंगल का जो प्रॉब्लम हुआ, जो गलत किया, उसी के बारे में सबसे पहले देखना। एंगल है हमारा, एंगल यदि अगर कहीं भी आपको थीटा की बात कही जा रही है तो बेसिकली वो थीटा यहाँ पे है एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि हम जब अपनी पूरी की पूरी कैलकुलेशन आगे स्टार्ट करेंगे ना, तो हम एरिया हर बार मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो है वही कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब तक हम जो पिछले जो इतना भी हमने काम किया उसमें जो हम एंगल ले रहे थे वो किसके बीच में ले रहे थे हम, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। यानी हम उसकी हेल्प से इस पूरे के पूरे, देखो फॉर्मूला चीज़ तो सब वही रहेंगी, हम करंट की हेल्प से ही यहाँ तक आएंगे और इस एंगल की रिलेशंस में इसको कन्वर्ट करेंगे विच इज़ बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो ध्यान रखिएगा, जब भी आप लूप का क्वेश्चन करेंगे वहाँ जो एंगल होगा वो करंट वाला एंगल नहीं होगा, वो एंगल होगा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। ठीक है, चलिए, तो अगर हमारे पास ये एंगल हो गया थीटा, आपको पता होगा एरिया वेक्टर क्या हुआ, प्लेन की ऑलवेज परपेंडिकुलर, क्योंकि अभी हमने निकाला था करंट के डायरेक्शन में उंगली को रोटेट करेंगे तो जो एरिया वेक्टर होगा, जो भी प्लेन होगा लूप का, उसके परपेंडिकुलर होगा। वैसे भी आपको पता है एरिया क्या हुआ, जो भी आप प्लेन लेके या जो भी क्रॉस सेक्शन लेके चल रहे हैं उसके परपेंडिकुलर हुए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल थीटा। और ये टोटल एंगल कितना है यहाँ से यहाँ तक का 90, ये टोटल एंगल है 90 और ये हो गया थीटा। तो ये जो एंगल बचा यहाँ के बीच का ये कितना होगा, ये होगा आपके पास 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल 90 और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में थीटा। तो जो आपकी लूप की जो लूप है, लूप का जो प्लेन है उसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एरिया बचा वो कितना बचा 90 माइनस थीटा। यदि ये एंगल 90 माइनस थीटा है, यानी ये एंगल यदि 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। जब ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा तो क्या ये एंगल कितना होगा भाई, देखिए जो आप नहीं समझ पा रहे हैं उसका काम करते हैं। हम बात करना चाह रहे हैं ऐसे, ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा होगा नहीं, और ये हमने पर ऐसे कर दिया, चलिए, और ये टोटल आपका एंगल आ गया ये वाला 90 माइनस थीटा। आप चाहो तो 90 माइनस थीटा की हेल्प से करोगे तो कोस की टर्म में लेके चलोगे, कोस 90 माइनस थीटा अपना आप साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। तो आप सीधा चाहो तो इस ट्रायंगल से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भी यदि आपका मन कर रहा नहीं भाई हम तो एंगल थीटा ही निकाल के करेंगे, तो आप इसकी हेल्प से निकाल सके ये एंगल, क्योंकि ये तो देखो परपेंडिकुलर है ही। अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो जो है ये तो 90 है और ये 90 माइनस थीटा है, ये कितना है, ये आपका 90 माइनस थीटा। तो ये कितना बचा आपके पास थीटा, तो ये एंगल आपके पास थीटा, तो ये भी आपके पास थीटा, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा। अगर आपके पास ये एंगल थीटा तो इसके सामने वाली जो साइड होगी, यानी ये वाली साइड जो होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर ये परपेंडिकुलर होगी और ये वैल्यू आपके पास कितनी है W/2 है, ये वैल्यू कितनी है ये है W/2, और ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये एंगल 90 थीटा है। अब आपके पास एक हाइपोटेनियस है एक परपेंडिकुलर, और ये किसके अंदर आता है साइन की। तो यहाँ पे आपके पास आया साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है वो तो हमें चाहिए, तो मैं P ही लिख दूँ, या आप चाहो तो यहाँ पॉइंट मान लीजिए, इसे O मान लीजिए और इस कंडीशन में इसको N मान लीजिए। तो ON अपॉन हाइपोटेनस कितना है W/2, सो द ON इज इक्वल टू W/2 इंटू साइन थीटा। तो जो ये डिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितनी है W/2 साइन थीटा। कैसे आई समझ में आ गई हो तो बता दीजिएगा मुझे मैसेज करके, नहीं आएगी दोबारा बता दिया जाएगा, पर प्लीज़ बता ज़रूर दीजिएगा कि आपकी ये समझ में आया या नहीं आया। तो पहला काम है कि हमें एंगल का कंफर्म होना चाहिए, द एंगल इज़ ऑलवेज बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर एन लूप।
जो हम ये पूरी डेरिवेशन कर रहे हैं, ये पूरा जो एंगल हर जगह कंसीडर करेंगे, ये एंगल करंट वाला नहीं है, ये एंगल किसका है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। तो यहाँ से जो हमने निकाला एंगल्स को हमने डिफाइन करा, तो एंगल्स निकल के आए थे आपके पास ये वाला और ये वाला, और इसी की हेल्प से हमने वैल्यू निकाल ली इस साइड की और इस साइड की। अब आपके पास क्या है, फोर्स भी है और लाइन ऑफ एक्शन एंड जो आपकी एक्सिस है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। देन वी हैव टू फाइंड द टॉर्क ऑन द राइट हैंड साइड एंड द लेफ्ट हैंड साइड। द टॉर्क इज डिफाइंड बाय द फोर्स इनटू perpendicular distance. The force is Fr and the perpendicular distance is W/2 into sin theta. जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बाबू, ये वैल्यू ये आ जाएगी। अब आपको पता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फोर्स, अभी आपने पिछली तरफ निकाल ली थी, क्योंकि वहाँ पे जो फोर्स निकाल रहे हो किसके लिए हेल्प से निकाल रहे थे आप, करंट और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। और करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर आप इस पूरे प्लेन में कहीं भी घुमा दे सको, पूरे के पूरे लूप को आप कहीं भी घुमा के ले जावें, समझ रहे ना। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है आपके पास, ये, और करंट क्या है, या तो डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। तो क्या इस पूरे प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही होगा, वो नहीं, क्योंकि पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। और इस प्लेन में कौन है आपका, इस पूरे प्लेन के अंदर आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और वो इसलिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। सो द एंगल बिटवीन द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज़ ऑलवेज जीरो। इस कंडीशन में जब लूप रोटेट कर रहा होगा उसकी हर पोजीशन के लिए करंट का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। सो द फोर्स एट ईच साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, देखो जो ये वाला पोर्शन है आपका अपर पोर्शन, इस पे अब भी कोई टॉर्क नहीं लग रहा होगा, जो लोअर पोर्शन होगा उस पर भी अब भी टॉर्क नहीं लग रहा होगा कुछ, ठीक है, इस तरह दिखाई दे रहा है ना आपको। तो लोअर पोर्शन अपर पोर्शन पे नहीं लग रहा होगा, जबकि जो ये साइड्स थी, साइड्स पे क्या लग रहा होगा, जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू हर बार कितना होगा, तो फोर्स इज ऑलवेज भी F इज इक्वल टू आई बी, साथ में क्या है, लेंथ उसकी L है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी थी, 9, सॉरी वो जो एंगल था थीटा मान लो या थीटा 1 मान लो, अल्फ़ा मान लो, उसको कुछ अलग मान लो, कभी इस थीटा से मिक्स कर दो उसको, वो एंगल कितना था, साइन 90। तो फोर्स की वैल्यू हर बार कितनी है वहाँ पे, IBL। तो ये फोर्स कांस्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी पूरे रोटेशन में कहीं भी, डायरेक्शन जरूर चेंज होगा बार बार, ठीक है। फोर्स कितना है, IBL, पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स, द टॉर्क on the right hand side and the torque on the left hand side. That net torque is the sum of both. दोनों जुड़ेंगे तो देखो वैल्यू सेम है तो डबल हो जाएगा, तो ये बन गया ये। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप, इसमें दो चीज़ें हैं, W विड्थ एंड द लेंथ। विड्थ इनटू लेंथ क्या है बाबू, एरिया, सो इट कन्वर्ट इन एरिया। तो आपके पास जो नेट टॉर्क आया उसकी वैल्यू कितना आया, IAB sin थीटा। तो नेट टॉर्क ऑन द लूप जिसकी हमें ज़रूरत थी वो कितना है, IAB sin थीटा, वेयर इज द थीटा इज एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर ऑफ द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड। बस यही गड़बड़ मत कर देना कि इस एरिया को कभी भी मिक्स मत कर देना, इस एंगल को कभी मिक्स मत कर देना बिटवीन द एंगल करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड वाले से, क्योंकि वो हर बार इसमें 90 है इसलिए उसको हम बार बार नहीं लिख रहे, ठीक है। नहीं तो दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू रख लेना, इसको थीटा ना मान के अल्फ़ा मान लेना, ठीक है। तो अपने नोट्स में इसको अच्छी तरह इंडिकेट करना, ठीक है, बार बार देखना, पर इस चीज़ को कभी भी गलती मत करना, ठीक है। चलिए तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल जो टॉर्क है वो निकल के आ गया IAB sin थीटा। क्या इसको हम वेक्टर टर्म्स में लिख सकें, टॉर्क तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसे हम यदि वेक्टर में कन्वर्ट करें, आपको एरिया वेक्टर के बारे में बताया था कैसे निकाल लेंगे। वो क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में फिंगर को रोटेट करेंगे, जिस तरफ थंब होगा वो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या देखियो एंगल किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में, तो क्या इससे साइन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। सो इट कैन बी कन्वर्टेड इन टॉर्क इज इक्वल टू IA वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसलिए इतना परेशान होते हैं कि जिससे क्रॉस की टर्म्स में दिखा सकें, थोड़ा काम आसान हो जाए। तो उसके हेल्प से हम बार बार टॉर्क को डिफाइन कर सकें कि ये रोटेशन किस डायरेक्शन में होगा किस नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो टॉर्क आया वो कितना आ गया,
क्रॉस बी। ठीक है, अब इसके अंदर एक स्पेशल चीज़, जो ये पूरा आपने एक चीज़ पढ़ा था, जो करंट कैरिंग लूप हो वो क्या हो, मैग्नेटिक डाइपोल हो या नहीं होता। हमने इस चीज़ को पहले ही पढ़ चुके कि एक करंट कैरिंग लूप बिहेव लाइक एन ए मैग्नेट। ठीक है, और जब मैग्नेट होगी तो वो सदा डाइपोल होगी, यूनिपोल मैग्नेट अवेलेबल नहीं है। तो जो लूप है वो खुद में क्या है, एक मैग्नेटिक डाइपोल है। यदि कहीं कोई मैग्नेटिक डाइपोल हो तो उसके पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ज़रूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है क्या, तो किसी भी यदि हम इसकी कंपैरिजन करें टॉर्क की, ठीक है, तो उसकी हेल्प से यदि हम निकाल लें तो आई ए करंट इनटू एरिया इज ऑलवेज रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ द करंट लूप। ये चीज़ याद रखिएगा, इसकी यूनिट भी याद रखिएगा, क्योंकि इसमें करंट और एरिया है एम्पियर मीटर स्क्वायर पर नहीं, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपसे इसकी बाई चांस डायमेंशन निकालने के लिए बोला जाता तो आप इसकी डायमेंशन भी निकाल लेंगे, आप इसका यूनिट भी निकाल लेंगे, ऐसी चीज़ पूछ ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम यदि आप ध्यान दें इसकी वैल्यू को पुट कर दें, मैग्नेट डाइपोल मूवमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है वो भी, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस तरह मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसके हेल्प से हम लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू कितना होगा, म्यू क्रॉस बी, वेयर इज द म्यू इज द आई ए। ठीक है, आप चाहो तो इसके बारे में थोड़ा बहुत अपना आप सर्च कर सकते हैं, नहीं समझ में आओगे तो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो डाइपोल मूवमेंट आया वो ओनली फॉर लूप है। इफ़ यू हैव ए कोयल देन ईच लूप हैव ए डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। सो द ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट ऑफ द कोयल क्या होगा, सबका डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, जब सबका डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन सेम होगा वो किस तरफ होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। देख लीजिएगा वहाँ ध्यान से, म्यू इज इक्वल टू आई ए, आई इज एन ए स्केलर क्वांटिटी, सो द एरिया ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। समझ रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक है, तो जब सभी लूप्स का डाइपोल मूवमेंट ऐड होना स्टार्ट होगा, 2 के लिए 2 इंटू, 3 के लिए 3 इंटू, यदि आपके पास n लूप्स हैं किसी कोयल के अंदर, देन द टोटल डाइपोल मूवमेंट इज n i a, द नंबर ऑफ लूप्स इन ए कोयल। तो आप इसके हेल्प से क्या निकाल सकें, कोयल्स के भी लिए निकाल सकें। ठीक है, थैंक यू। यदि फिर भी समझ में ना आया हो तो आप बताइएगा। ठीक है, और एक काम कीजिएगा, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स हैं, मैं न्यूमेरिकल्स के आपको जो नंबर्स हैं एनसीईआरटी में वो सेंड कर दूँगा, पर फिर भी आप बुक्स उठाइए, एनसीईआरटी में इसके ऊपर न्यूमेरिकल हैं 8-10, उनको कीजिए। अगर एनसीईआरटी से अलग भी करेंगे तो और भी अच्छा है, जैसे ऐसा लरोरा में, उसमें इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं और इसका न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं कि अभी के लिए, आगे तक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके क्योंकि वहाँ पे आप कंसीडर करना सीख जाएंगे, हम एंगल कौन सा कंसीडर करना है, एंगल्स के बारे में आपके दिमाग में जो हौच पौच बना हुआ है वो क्लियर हो जाएगा जब आप न्यूमेरिकल निकाल लेंगे। यदि आप न्यूमेरिकल नहीं निकाल लेंगे तो वो क्लियर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल शार्पनेस देगा किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में। यदि आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में आया थोड़ा बहुत, आप उसमें न्यूमेरिकल निकालते रहेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल शार्प हो जाएगा। तो आपका पहला काम क्या है, इससे बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल हैं, इस टॉपिक से बेस जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो पढ़ना, क्योंकि फिर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन कहीं में आपकी गैल्वेनोमीटर के लिए जो कॉइल्स यूज करी जाए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोलते हैं जिनको, ठीक है, उसके अंदर है, आपके मोटर के अंदर है। ठीक है, तो हम आगे जाकर उसी के बारे में पढ़ेंगे, जब मोटर्स के बारे में पढ़ेंगे या जो भी आपके सिलेबस में होगा। यदि मोटर अब रहा है या नहीं रहा है वो मैं अभी सिलेबस देख के देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट तो सारा सिलेबस अभी नया है वो मेरे भी याद नहीं, रोज़ देखना पड़ेगा और जब आपको बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, और न्यूमेरिकल जरूर निकाल लेंगे। मीट यू नेक्स्ट क्लास।